अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की जो स्थिति थी वो क्या थी। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित हो गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासनकाल में 20 वर्ष के दस्तावेज में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% या स्वयं उनके व उसके सवारों के वेतन के रूप में उनको दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि ये वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक यानी किसान और शिल्पकार के पास निवेश करने के लिए बहुत कम धन बचता था। इसने इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन और औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे इसमें। ठीक है, यानी लाभ कौन उठाता था? जो ज़्यादा धनी किसान थे, शिल्पकारों के जो समूह थे, या जो व्यापारी होते थे, या जो महाजन होते थे, वही इन सब का अर्थव्यवस्था में ज़्यादा लाभ यहाँ पे उन लोगों को मिलता था। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली वे लोग हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता की पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक थे, वो स्वयं भी जो सत्ता के शक्तिशाली केंद्र थे वो बनने लगे। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण भी जमाया। लेकिन वे दिल्ली के मुगल सम्राट को अपना स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांतों ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम जो अध्याय 10वां आएगा उसके में डिटेल से इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि राजा और रानियों की जो कहानी थी वो किस प्रकार यहाँ पे दर्शाया गया है। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा और रानियां थीं। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान भी शामिल थे। उसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर से हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत ही बड़ा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया और मध्य पूर्व जो भूमध्य सागर था उनके इलाके पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी और सम्राट को अलग कानून यानी कि विधि निर्माता का खिताब उनको दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण जो है वो हो सके, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों ने जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सिलमान कानूनी काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। ठीक है, अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में अगर हम देखें तो इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका शासनकाल 1558 से 1603 के बीच में रहा। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, जिसका कार्यकाल 1588 से 1629 के बीच में रहा। और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसियलयेविच, ये इनका जो शासनकाल था ये 1530 से 1584 के बीच में यहाँ पे था। ठीक है, जो इवान दी टेरिएबल नाम से इनका कुख्यात ये थे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि सही मिलान या सही जोड़े मिलाइए। जो मनसब है वो क्या है? मनसब कहाँ पे जाएगा? वो पद पे जाएगा। ठीक है, रैंक पे। मंगोल कहाँ पे जाएगा? मंगोल हमारा उज्बेक पे जाएगा। सिसोदिया राजपूत कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे मेवाड़ पे। ठीक है, राठौर राजपूत कहाँ पे जाएगा? वो हमारा मारवाड़ पे जाएगा। और नूरजहाँ जहांगीर कहाँ पे जाएगा? नूरजहाँ हमारा जहांगीर पे जाएगा। और लास्ट में सूबेदार ये गवर्नर पे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे। इसमें जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
तो खालिद अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पे आप काबुल भरेंगे, ठीक है, काबुल उनकी राजधानी थी। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दक्कन की जो 5 सल्तनत थी जिसमें बरार, खानादेश और अहमदनगर आता है, तो अन्य 2 कौन थी? तो अन्य 2 में हमारा आएगा बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है। इसमें जो मेरा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है कि रिजात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था, तो सवाल उसके किसको दिखाता है? तो उसके घोड़ों की संख्या को बनाए रखना इसको दिखाता है, ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी खालिद के विचार को गढ़ने में मदद की, तो किसके? यानी प्रशासन के विचार को, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है कि मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे? तो आप बोलोगे कि जो केंद्रीय प्रांत थे वो कौन कौन से थे? पानीपत, लाहौर, दिल्ली, मथुरा, ठीक है, अजमेर, फतेहपुर सिकरी, चित्तौड़ और रणथंबोर और साथ में इलाहाबाद। इतने जो हमारे केंद्र थे, केंद्रीय प्रांत के रूप में इनको दर्शाया गया है, ठीक है। हमने बात कर लिया, एक बार फिर से सुन लीजिए। पानीपत, लाहौर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, अजमेर, फतेहपुर सिकरी, चित्तौड़, रणथंबोर और इलाहाबाद, ठीक है। ये जो है इसके केंद्रीय प्रांतीय थे। यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन आता है ये क्या दिया गया है कि मनसबदार और जागीर के बीच जो संबंध है वो क्या है? तो आप बोलोगे कि इसके बीच जो है मेन रूप से 3 संबंध है। अगर हम पहले की बात करें तो इसमें मनसबदार जो थे वे थे जो मुगल सेवा में शामिल हुए थे, ठीक है। दूसरा क्या है, जागीर राजस्व समुदेशन के रूप में मनसबदारों के वेतन थे, ठीक है। और जागीर हमने बता दिया ना आपको कि जैसे कोई ऐसे भूमि दी जाती थी तो उनसे जो कर मिलता था, ठीक है, और उस किसके अंदर में आता था? वो जो ये मनसबदार रहते थे वो उस कर को लेते थे। तो एक तरह से कहा जाता था कि आपके पास इतनी जागीर है, ठीक है। और जागीर कौन देता था? वो राजा देता था। क्या करने के लिए? जो इनके पास सैनिक हैं या जो राजनीतिक प्रशासनिक स्तर की जो चीज़ें हैं उनको चलाने के लिए इनको जागीर दी जाती थी। तो यहाँ से जो कर मिलता था उससे ये प्रशासन स्तर पर या सैनिकों को वेतन देने में इसका उपयोग ये लोग करते थे। तो हमने देखा 2 जागीर क्या होता है। फिर तीसरा क्या है इसमें, इसका अर्थ है कि मनसबदारों को उनके वेतन के रूप में जागीरें मिलती थी। हमने आपको डिस्कस पहले ही किया है। इसलिए मनसबदारों अपनी जीविका के लिए जागीर पर निर्भर रहते थे। जागीर एक तरह से हमने आपको डिटेल में एनालिसिस किया है जागीर के बारे में। तो इस तरह से उनका संबंध उनके बीच रहता था, मनसबदार और जागीर के बीच में। अब यहाँ पे बात आती है कि 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका रहती थी। तो आप बोलोगे कि जमींदार मुगल शासकों द्वारा नियुक्त शक्तिशाली स्थानीय सरदार होते थे। उन्होंने बहुत प्रभाव और शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने किसानों से कर वसूल किया और उन्हें मुगल बादशाह को दे दिया। इस प्रकार उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। किनके बीच? जो जो बादशाह हैं और जो लोग हैं यानी कि जो किसान हैं उनके बीच एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई। किसान से कर लेते थे और उसको राजा को देते थे, तो मध्यस्थता की भूमिका उन्होंने निभाई। उसके बाद से ये लोग क्या करते थे? उन्होंने कुछ क्षेत्रों में जमींदारी हासिल की और वे लोग अधिक शक्तिशाली बन गए। मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण ने उन्हें विद्रोही बना दिया था। यानी कि जब मुगल प्रशासक जो काफ़ी, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में शिवाजी को ले लीजिए, तो जब शिवाजी अपने आप को सरेंडर करने के लिए औरंगजेब के पास गए थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, ठीक है। जब उन्होंने उनका मजाक उड़ाया तो वे विद्रोही हो गए और उन्होंने उनके खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया, ठीक है। और उनको जो किसान थे उनका भी समर्थन प्राप्त था क्योंकि वो स्थानीय स्तर के नेता थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा इसके बारे में। यहाँ पे जो मेरा छठा क्वेश्चन है वो क्या है कि शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वान से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में विभिन्न धर्मों के साथ जो एक धर्म चर्चा है उसको शुरू की। किसके बीच? जो उलेमा होते थे, ठीक है, जो ब्राह्मण होते थे। उलेमा हम कह सकते हैं मुसलमानों के जो गुरु होते थे, ठीक है। ब्राह्मण, कैथोलिक, पारसी और पादरी, इनके बीच उन्होंने इस प्रकार का धर्म जो चर्चा थी उन्होंने शुरू किया था। 3 मेन रूप से उन्होंने चर्चा किया। पहला क्या? ये चर्चा कहाँ पे हुई? इबादत खाने में। आपको पता ही है कि अकबर के इबादत खाने में इस प्रकार की चर्चा हुई। ये सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी। सेकेंड क्या था? इन जो मुलाकातों से उन्हें एहसास किया कि धार्मिक विद्वान धर्मांध होते हैं, वे कर्मकांडों और हठधर्मिता पर जोर देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि उनकी शिक्षाएं समाज में विभाजन पैदा करती हैं। तो उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया सुलह ए कुल, यानी सार्वभौमिक शांति। उनके इन सब जब धार्मिक चर्चा उन्होंने किया तो इस प्रकार के उनके दिमाग में विचार आया, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रकार का सार्वभौमिक यानी सुलह ए कुल नामक एक विचार उनके दिमाग में उपजा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट और 7वां क्वेश्चन है वो क्या है
कि मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया। तो आपने ऊपर ही बताया हुआ है, तो एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए कि मुगल शासकों के दो महान वंशों के वंशज थे। जो उनकी माता थी वे मंगोलों के जो कबीले के शासक चंगेज खां के वंशज थी। लेकिन अगर वहीं उनके पिता की बात करें तो उनके पिता जो हैं वो ईरान, इराक और जो आधुनिक तुर्की हैं वहाँ के शासक तैमूर जो थे वो उनके वंशज थे। ठीक है। लेकिन मुगल थे वो मंगोल को कहलवाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि चंगेज खान जो था वो असंख्य लोगों का नरसंहार के रूप में उसको जाना जाता था, उसकी कहानियाँ उनसे जुड़ी हुई थी। लेकिन जो तैमूर थे उन मुगलों को उनके ऊपर गर्व था, इसलिए भी उन्होंने इनका इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका जो शासन व्यवस्था था या प्रशासन चलाने की जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत थी और अच्छी भी थी, इसलिए भी उन्होंने तैमूर को पसंद किया। ठीक है। अब यहाँ पे जो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो क्या है कि भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी है। ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे तो आप बोलोगे कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए मुगल ये जो है महत्वपूर्ण थी। पहला इसलिए क्योंकि इसका जो उपयोग है वो साम्राज्य के विस्तार और युद्ध आदि के लिए इनका उपयोग करते थे। ठीक है। दूसरा क्या, आय का उपयोग सेना, नौकरशाह, कारीगरों और श्रमिकों को वेतन देने के लिए भी इनका उपयोग करते थे। ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि जो भू राजस्व के रूप में कर लेते थे तो उस कर का जो उपयोग है वो कहाँ पे राजा करते थे। ठीक है। तो वेतन देने में कर दिए, युद्ध में काम करते थे। ठीक है। जो प्रशासनिक व्यय है उसमें भी ये लोग खर्च करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इनका उपयोग ये लोग करते थे। यहाँ पे अगर हम 9वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो मुगल के लिए केवल तुरानी या ईरानी से ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। तो आप बोलोगे कि जो मुगल साम्राज्य का विस्तार था वो विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया था, इसलिए लोगों को उनके साथ सहज बनाने के लिए मुगलों के लिए लोगों में विविध निकायों की भर्ती करना महत्वपूर्ण था। तुरानी ईरानी के अलावा अब भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूतों और मराठों को भी इसमें शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया था साम्राज्य का वो काफ़ी बड़ा था और अलग अलग विविधतापूर्ण वाले जो लोग थे उनको भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि वो जो है स्थानीय स्तर पर लोगों को जानते हैं, तो जब स्थानीय स्तर का कोई नेता को सरकार या उस समय के राजा अपने में शामिल करते हैं तो लोगों की जो संभावना है ये रहती है कि हाँ ये लोग हमको जानते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रतिनिधि है वो उनके साथ रहता है, ये हमारे बारे में सोचेंगे। यहाँ पे जो मेरा 10वां क्वेश्चन है वो क्या है कि मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती है? तो आप बोलोगे नहीं, यह राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती नहीं है। क्योंकि कारण के रूप में देखेंगे, जो पहला कारण है हमारे पास सरकार की एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें धर्म, क्षेत्र आदि के बावजूद सभी नागरिक के लिए समान नियम और समान कानून हमारे पास बनाए गए हैं संविधान में। दूसरा क्या हो सकता है, हमारे पास एक संविधान है जो सभी अधिकारों की रक्षा करता है और उनके कर्तव्यों की भी रक्षा करता है। तीसरा क्या हो जाएगा, अब हम एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत हैं, विभिन्न शासक की अलग अलग राज्यों की तरह नहीं। ठीक है। कि कोई भी राज्य आके निकल सकता है अपने आप से, हम एक एकीकृत राज्य यानी इंटीग्रल जो है हम एक देश हैं। इस तरह से नहीं हो सकता, चुनौती नहीं है हमारे पास। अगर हम 11वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसमें दिया गया है कि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि है यानी कृषक जो है वो अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? ठीक है। तो आप बोलोगे क्या इसमें, इस परिप्रेक्ष्य में आप बोलोगे कि किसान जो है वो आज भी उतना महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण मुगल साम्राज्य में थे। वे जमीन पर खेती करते थे और ऐसी फसलें उगाते थे जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वे सरकार को भू राजस्व देते थे जिसका उपयोग वह विभिन्न प्रकार के विकास के कार्यों में वो करता है। इसके बिना हम अच्छी अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो कृषक हैं वो हमारे देश की रीढ़ है। ठीक है। अब यहाँ पे बात किया है कि जो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है लास्ट में, ठीक है, कि मुगल साम्राज्य का उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर अनेक तरह के प्रभाव पड़ा है। पता लगाइए कि जिस नगर, गांव अथवा क्षेत्र में आप रहते हैं इसमें खुद से करना आता है। ठीक है। तो आपको इसके बारे में खुद करना है। ठीक है। तो इसको आपको कमेंट बताना है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।